महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव हुए थे। आज रिजल्ट का दिन है। जैसे जैसे नतीजे की ओर बढ़ रहे हैं, हम जो रुझान है उसमें जो है महायुति आगे दिख रही थी। 226 सीटों पर आगे है महायुति। अब अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो महायुति की सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये है पूरे देश भर में कि इसका सीएम कौन बनेगा। और सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने ऐसी क्या रणनीति अपनाई कि 2019 में 105 सीट जीतने वाली वो 120 प्लस सीटों पर रुझान में आगे चल रही। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मोहित है, इस पर हम विस्तार से बताएंगे। ये लगातार महाराष्ट्र इलेक्शन को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो इस पर विस्तार से बताएंगे हमें कि क्या वजह है कि बीजेपी ने इतना अपना रुतबा बरकरार रखा और अपना दबदबा इतना बरकरार रखा इस चुनाव में। तो मोहित जी, यही मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी ने ऐसी क्या रणनीति बना ली कि इस बार पूरा बाजी ही पलट दिया। जी, बीजेपी ने अपने जो उनकी गलतियां थी जो पुराने चुनावों में उन्होंने की हैं या फिर सबको दिखा जो पुराने चुनावों में, इस बार उन पे सब पे गौर किया और उनको ढंग ढंग से मतलब सही तरीके से आगे बढ़ाया है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में एक तो मराठा आंदोलन जो उस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था, मनोज जरांगे का, तो मनोज जरांगे वाला जो पॉइंट था वो इस टाइम नहीं था। जो विधानसभा चुनाव है उन्होंने कोशिश की थी कि उनको अपने कैंडिडेट उतारने थे, मगर उन्होंने पीछे कर लिया अपने कैंडिडेट्स को, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मतलब सबने अपनी अपनी कोशिश कर ली, लेकिन बीजेपी अपने पे रही क्योंकि वो हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती है और इसी वजह से हिंदुत्व पे चुनाव लड़ती है, तो उन्होंने एक भी कैंडिडेट अपना बीजेपी ने खड़ा नहीं किया था। रही बात योजनाओं की, तो योजनाओं की बात करें तो लाडली योजना है, तो लाडली बहना योजना जो है वो कारगर साबित हुई है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो लाडली योजना जी। जब हम भी ये चीज न्यूज कवर कर रहे थे तो देखिए इस योजना का काफी ज्यादा महाराष्ट्र पे इम्पैक्ट पड़ा है वोटर्स पे। थोड़ा सा गणित बताइए कि मतलब जो 2019 का विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस कितनी कितनी सीटें निकाली थी, और इस बार तो हम देख ही रहे बढ़त जिस हिसाब से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप बताइए 2019 में कितनी सीटें कौन जीता था। आपको पहले तो बता दूं कि 2019 में जो चुनाव थे वो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था और शिवसेना के दो पार्ट नहीं हुए थे, ना एनसीपी के हुए थे। लेकिन इस बार शिवसेना भी दो गुट में है और एनसीपी भी। तो मैं उसके आंकड़ों पे अगर गौर करें तो 2019 के विधानसभा जो नतीजे थे उसमें बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, जबकि शिवसेना को 56 सीटें मिली थी। वहीं अगर बात करें एनसीपी की तो उनको 54 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 44 सीटें, और अन्य की बात करें तो 16 सीटों पे अन्य थे और निर्दलीय 13 थे। तो वहां पे समीकरण कुछ अलग थी। और वहीं अगर आंकड़ों की बात करें 2024 के विधानसभा चुनाव के, तो बीजेपी जो है वो अकेले 131 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं अगर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 54 सीटों पे आगे चल रहे हैं। तो शिवसेना जो शिंदे गुट है ना कहीं पूरे जो महाविकास अघाड़ी है जो इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन है उससे भी ऊपर चल रहे हैं। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है इस बार। और रही बात एनसीपी अजीत गुट की, तो 40 सीटों से ऊपर वो भी चल रहे हैं काफी, क्योंकि अजीत पवार पे बार बार ये दावा किया जा रहा था कि अजीत पवार कितने मजबूत है ये देखना जरूरी है, उन्होंने साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी हुआ कि जो उद्धव ठाकरे का गुट था वो इमोशनल कार्ड खेलता हुआ भी दिखाई दिया था और अलग अलग तरीके के लांछन भी लगाए गए। लेकिन अगर हम इसी को अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो शिवसेना जो यूबीटी गुट है उनको सिर्फ और सिर्फ 20 सीटें मिल रही हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 19 पे सिमट के रह गई है। और रही बात एनसीपी शरद गुट की, तो वो 12 सीटों पे आ गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो चाचा पे भतीजे भारी पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। क्या रहा है, मतलब क्या लग रहा है कि चूक कहाँ हुई कांग्रेस की ओर से, या उद्धव ठाकरे की बात करें, इन लोग चूके कहाँ? चूके तो मैं अगर इस पे बात करूं तो चूक तो इसको सीधे सीधे कहेंगे कि इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। जैसे हरियाणा में आपने देखा था कि स्टार्टिंग में लग रहा था या फिर हमने एग्जिट पोल में भी देखा था कांग्रेस को जीत दिखा रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की पूर्ण बहुमत से मतलब जिस तरीके से सरकार बनी वो कहीं ना कहीं अलग तरीके का दिखा दिया। लेकिन इस बार जो महाराष्ट्र में हुआ है वो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। इतनी ज्यादा सीटें, 226 प्लस सीटें आना, और सिर्फ बीजेपी की 131, जबकि आधे मतलब बीजेपी लगभग 149 के लगभग सीटों पे सिर्फ लड़ रही थी, उसमें से 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट होना तो बहुत बड़ी बात है अपने में। मतलब ऐतिहासिक जीत, अगर यही रुझान जो है नतीजों में कन्वर्ट होता है तो इसे ऐतिहासिक जीत के तौर पर देख रही है बीजेपी भी।
और सेलिब्रेशन तो अभी से चल रहा है बिल्कुल। बीजेपी अगर के। देखा जाए अभी अभी जो सूचना आई है उसमें अजीत पवार 1,16,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। अजीत तो पवार कहीं ना बारामती कहीं से। बारामती सीट से वो जीत हाँ, चुके हैं। वहां पर उनके भतीजे थे युगेंद्र, वही लड़ रहे थे चुनाव। हाँ, लेकिन ये सीट में सबसे खास बात ये थी कि सुप्रिया सुले से लेकर शरद पवार तक प्रचार किए थे युगेंद्र के लिए, लेकिन अजीत पवार का अपना एक रुतबा अपनी है। छवि है और वो लोकल लेवल पे जो मुद्दे होते हैं या लोगों से जिस तरीके का कनेक्ट करते हैं, वहां पे अगर लोकल लोगों से भी बात की जाए तो लोग ये कहते हैं कि वो सबके मुद्दों को और सबकी परेशानियों को खुद अपने आप से सुनते हैं। ये बहुत बड़ी तो बात है। जमीनी नेता जो कहे जाते हैं उसमें अजीत पवार का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी था कि अजीत पवार की पॉपुलैरिटी और बढ़ती चली गई। और रही बात शिंदे की, शिंदे पे प्रेशर आ गया था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। तो लोकसभा चुनाव में ना परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी ने भी आत्ममंथन किया। और इसमें सबसे बड़ा रोल कहेंगे आरएसएस का, जो संघ है, संघ की भूमिका इस बार बहुत एक्टिव नजर आई। और रही बात देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो एक के बाद एक जो रैलियां करना और जिस तरीके से महाराष्ट्र को, पूरे महाराष्ट्र को बांध देना, चाहे वो किधर कहीं का भी इलाका हो, उनको सब जगह एक जैसी सिचुएशन नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये तारीफ की बात भी है कि पूरे बीजेपी ने अपने जो गठबंधन था महायुति, उसको एक करके आगे बढ़े। तो क्या लग रहा है सीएम कौन बनेगा, क्योंकि ये सवाल अब पूरे देश भर में पूछा जा रहा है, क्योंकि आप महायुति ठीक है, रुझान में आगे, नतीजों में अगर जीत जाती है तो सवाल एक ही है, महाराष्ट्र का सीएम कौन। देखिए, हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं। बाकी बीजेपी जो भी है वो अपने सहयोगी दलों के साथ मिलके पहले मंथन करती है और उसके बाद उसका निर्णय लेती है। इसमें अगर देखा जाए तो सबकी इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह है, मगर बीजेपी ने अकेले 130 प्लस सीटें हासिल की हैं, जो पूर्ण बहुमत से थोड़ा सा ही आसपास है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस एक चेहरा हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि मोहित ने बताया कि बीजेपी 130 प्लस सीटों पर रुझान में आगे है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी दावेदारी प्रमुख रूप से रखेगी, सीएम पद की बात हो या अपने जो गठबंधन उसमें दबदबे की बात हो या रुतबे की बात हो, तो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी। तो अभी इसी से जुड़ी खबरें जितनी भी होंगी महाराष्ट्र से हम लगातार जागरण पर आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आप लोग देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।